नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का AR एकेडमिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। और आज हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ेंगे। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, किसी एंट्रेंस के लिए भी, और अगर कोई आप कहीं डिग्री कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, सेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड, और कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें टर्मिनोलॉजी भी कुछ होगी तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह के होते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होती है। न्यू प्लांट्स में डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है इसमें कि किसी भी जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया या रूट्स हो गया, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे नए पेड़ का निर्माण होता है, ना कि किसी गैमेट के फ्यूजन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और में एराइज फ्रॉम एम्ब्रायो दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। या तो फिर अगर एम्ब्रायो से होता भी है तो उसमें फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये हमारा कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ये क्या होता है? इन नेचर अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। यही अभी जो हमने बताया था कि प्लांट बॉडी की किसी भी पोर्शन से नए पौधे का निर्माण हो रहा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। मीन्स किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए प्लांट्स का निर्माण होता है तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। दिस में अकर थ्रो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टेम एंड थ्रो बल्बिल्स। मतलब जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है या एरियल स्टेम होता है या बल्बिल्स होते हैं, इन सब से ये क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करें तो द अंडरग्राउंड स्टेम्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जनरली सर्व एज स्टोरेज ऑर्गन। जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार से स्टोरेज ऑर्गन का काम करते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे आलू हो गया एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है, वो क्या करता है? स्टोरेज ऑर्गन है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का स्टोरेज करता है वो। एंड कंटेन मैनी बर्ड्स, और बर्ड्स भी बहुत सारे रखते हैं। जैसे आलू में देखा ही होगा बर्ड्स, जो कई सारी आँखें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू शूट्स एंड प्रोड्यूस प्लांट आफ्टर रूटिंग। इन्हीं बर्ड से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। इन्हीं बर्ड को जब हम क्या करते हैं? बोते हैं, तो इससे नई रूट्स और शूट्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच मॉडिफिकेशंस आर गिवन बिलो। तो जैसे अंडरग्राउंड स्टेम का पहला एग्जाम्पल है हमारा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है हमारा? पोटैटो। बल्ब का कौन है? ऑनियन और गार्लिक। राइजोम का कौन है? जिंजर और टर्मरिक। और कॉर्म का कौन है? बुंडा एंड अरवी। अरवी जानते होंगे, घुइयाँ जैसी होती है जो एक, वो होता है हमारा अरवी। वो किससे डेवलप होता है? कॉर्म से। वो भी एक प्रकार से मॉडिफाइड स्टेम है। दूसरा है सब एरियल स्टेम। दीज मॉडिफिकेशन इंक्लूड रनर, स्टोलन, सकर, सीटीसी। सब एरियल का मतलब है जो जमीन के ऊपर जो स्टेम होता है उससे जब नए प्लांट का निर्माण होता है वो हमारा सब एरियल स्टेम कहलाता है। सब एरियल स्टेम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द मिंट, डेट फॉर्म, ईटीसी। मिंट जो होता है, डेट फॉर्म होता है, ये सब एरियल स्टेम से डेवलप होते हैं। इसके बाद आता है बल्बिल्स। बल्बिल्स आर द मॉडिफाइड फ्लावर्स। क्या होती हैं ये? मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं दैट डेवलप इनटू प्लांट डायरेक्टली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। ये डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है इनका प्लांट में और इनसे सीड्स नहीं बनते। दीज आर वेजिटेटिव बॉडीज, देयर डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। यही हमने अभी बताया आपको कि इनमें ना तो फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही सीड फॉर्मेशन होता है। जनरली क्या होता है, प्लांट्स में जब फ्लावर बनते हैं तो फ्लावर से ही पॉलन और जो गैमेट्स बनते हैं फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है और नए सीड का निर्माण होता है। लेकिन ये जो बल्बिल्स होते हैं ये मॉडिफाइड फ्लावर्स तो होते हैं लेकिन इनमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ना ही सीड फॉर्मेशन होता है।
द लोअर फ्लावर इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ गार्लिक नेचुरली डेवलप इनटू बल्बिल्स। ये इसका एग्जांपल जो है गार्लिक का लोअर इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम जो होता है वो हमारा बल्बिल से बना हुआ होता है। Scientists are trying to induce bulbil development in plantation crop by culturing young inflorescence on tissue culture media. It has been successfully done in the case of cardamom. एक सिंपल टेक्निक भी है, इससे बहुत ज़्यादा प्लांट ब्रीडिंग में स्कोप हो सकता है, इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इस पर नई नई रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि बल्बिल्स रिप्रोडक्शन से हम कई चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हैं जिनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब रिप्रोडक्शन होता है। तो बल्बिल्स से जब सीड प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ें खुद में ही अवॉइड हो जाएंगी, इसलिए ये काफ़ी अच्छा मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अब है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मैनी क्रॉप स्पीसीज ऑल्दो इट मे नॉट अकर नेचुरली इन दोज स्पीसीज। स्टेम कटिंग आर कॉमर्शियली यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ शुगर केन, ग्रेप, रोजेस, ईटीसी। तो ये आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा तरह तरह के प्रोपेगेशन मेथड, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, गूटी। तो ये जो होते हैं इस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रकार से मॉडिफाइड कर देते हैं। हम स्टेम का यूज़ तो करते हैं, लेकिन क्या होता है स्टेम के साथ साथ उसमें किसी दूसरे पेड़ का स्टेम भी यूज करते हैं। 2 पेड़ों के स्टेम को मिलाकर हम एक रूट स्टॉक या एक साइन बनाते हैं, तो इस तरह वो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया, किसी प्लांट से बड निकाल के दूसरे प्लांट के स्टेम पर बड फिट करना। तो इस तरह का ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या महत्व है? तो वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज offer unique possibilities in breeding. A desirable plant may be used as variety directly regardless of whether it is homozygous or heterozygous. Further, mutant bud, branches or seedling if desirable can be multiplied and directly used as वैराइटीज़। क्या फ़ायदा है इसका? अगर कोई म्यूटेंट वैरायटी है या कोई अच्छी वैरायटी हमें जिसको बढ़ाना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोड्यूस करके उसको बढ़ा सकते हैं। उसका हमें क्या करना होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करना होगा। अब अगला है जो वो है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? तो इन एपोमिक्सिस सीड्स आर फॉर्म्ड बट द एम्ब्रायो डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हेन एम्ब्रायो डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। द प्लांट्स रिजल्टिंग फ्रॉम देम आर आइडेंटिकल टू जीनोटाइप टू द पेरेंट सेल। इनसे जो भी प्लांट डेवलप होता है वो उनका जीनोटाइप उनके पेरेंट सेल से मिलता हुआ होता है। इन एपोमिक्टिक स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर सप्रेस्ड और अब्सेंट। तो एपोमिक्टिक स्पीसीज में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो मतलब दबा दिया जाता है या तो फिर उनमें होता ही नहीं है या तो फिर बहुत कम होता है। व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज अकर द एपोमिक्सिस एज टर्म एज फैकल्टेटिव। अगर एपोमिक्सिस के साथ साथ उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो वो हमारा कहलाता है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। लेकिन व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इट इज रिफर्ड एज ऑब्लिगेट। लेकिन जब सिर्फ एपोमिक्सिस होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस क्या होता है और ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस क्या होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस दोनों होते हैं तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, और जब सिर्फ एपोमिक्सिस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वो हमारा ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस कहलाता है। मैनी क्रॉप स्पीसीज शो एपोमिक्सिस बट इट इज़ जनरली फैकल्टेटिव। जनरली क्या होता है, हमारा फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस पाया जाता है ज़्यादातर प्लांट्स में। द डिटेल ऑफ एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन वेरी सो वाइडली दैट अ कन्फ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी हैज रिजल्टेड। अ सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस इज गिवन बिलो। एपोमिक्सिस के भी कुछ पार्ट हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है? इन दिस केस एम्ब्रायो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। क्या होता है कि एम्ब्रायो फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट कहाँ से डेवलप होता है, वो वेजिटेटिव सेल से डेवलप होता है। किसके? ओव्यूल के वेजिटेटिव सेल से। सच एज न्यूक्लियस हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, चैलाजा हो गया। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक का निर्माण इसमें नहीं होता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अकर्स इन मैंगो सिट्रस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल जो
मैंगो और सिट्रस में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पाया जाता है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट वेजिटेटिव सेल से निर्माण होता है और इसमें एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है एपोस्पोरी। सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो सैक्स आफ्टर मियोसिस। क्या होता है, इसमें कुछ अनरिड्यूस एम्ब्रायो सैक का निर्माण होता है, पूरी तरह से एम्ब्रायो सैक का निर्माण तो नहीं होता है। इसमें भी वेजिटेटिव सेल से निर्माण होता है एम्ब्रायो का, लेकिन जो एम्ब्रायो सैक है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। द एम्ब्रायो में डेवलप फ्रॉम एग सेल और सम अदर सेल ऑफ दिस एम्ब्रायो सैक। तो उसी एम्ब्रायो सैक के एग सेल या अन्य किसी कोशिका से इसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। एपोस्पोरी अकर्स इन सम स्पीसीज ऑफ हिरेसियम, मैलस, क्रेपिस, रेनुचुलस etc। तो ये कुछ स्पीसीज है जिनमें हमारा एपोस्पोरी पाया जाता है। नेक्स्ट है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। एम्ब्रायो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। एम्ब्रायो सैक किससे डेवलप होता है, मेगास्पोर से। विच में बी हैप्लॉइड और मोर जनरली डिप्लॉइड। जो हैप्लॉइड भी हो सकता है लेकिन जनरली वो डिप्लॉइड होता है मेगास्पोर। जनरली द मियोसिस इज सो मॉडिफाइड दैट द मेगास्पोर रिमेन्स डिप्लॉइड। डिप्लोस्पोरी लीड्स टू पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी। डिप्लोस्पोरी डिप्लोस्पोरी की वजह से ही पार्थेनोजेनेसिस या एपोगैमी हमारा होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है द एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रायो सैक विदाउट पॉलिनेशन। वहाँ पर क्या था, एम्ब्रायो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो होता है हमारा एपोमिक्सिस। लेकिन एम्ब्रायो ये डेवलप विदाउट पॉलिनेशन, वो होता है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। ये भी हमारा कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, गोनियल पार्थेनोजेनेसिस, सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम एग सेल। एग सेल से जब निर्माण होता है भ्रूण का तो वो हमारा कहलाता है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस। गोनियल का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर फीमेल से है, तो एग भी हमारा क्या होता है, फीमेल। तो जब फीमेल सेल से डेवलपमेंट होता है तो वो हमारा होता है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद बात आती है सोमैटिक पार्थेनोजेनेसिस। सोमैटिक का मतलब ये होता है एक प्रकार से फिजिकल या बॉडी। तो एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रायो सैक अदर देन द एग सेल। एग सेल के अलावा जो भी उस एम्ब्रायो सैक की कोशिकाएं होती हैं उनसे अगर डेवलप होता है एम्ब्रायो का तो वो हमारा कहलाता है सोमैटिक पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद आता है एपोगैमी। तो इन एपोगैमी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। एपोगैमी में क्या होता है, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल से डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रायो का। लाइक पार्थेनोजेनेसिस एपोगैमी में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये भी पार्थेनोजेनेसिस की तरह हैप्लॉइड हो सकता है या फिर डिप्लॉइड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेट ऑफ एम्ब्रायो सैक। किस पर डेवलप होता है, या एम्ब्रायो सैक पर ही डेवलप होता है। अगर वो हैप्लॉइड होगा तो हमारा जो एम्ब्रायो है वो भी हैप्लॉइड होगा, और अगर वो डिप्लॉइड होगा तो फिर एम्ब्रायो भी डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड एपोगैमी अकर्स इन एंटेनेरिया, एल्केमिला, एलियम एंड मैनी अदर प्लांट स्पीसीज। तो ये स्पीसीज है जिनमें एपोगैमी होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो ये सारे पार्ट एक प्रकार से एपोमिक्सिस के अंतर्गत थे। अब एपोमिक्सिस का क्या सिग्निफिकेंस या महत्व हो सकता है, तो एपोमिक्सिस इज द न्यूसेंस व्हेन द ब्रीडर डिजायर टू ऑब्टेन सेक्सुअल प्रोजनी। जब सेक्सुअल प्रोजनी डिजायर होती है या सेक्सुअल प्रोजनी चाहिए होती है तो हम एपोमिक्सिस का यूज कर सकते हैं, सेल्फ और हाइब्रिड। बट इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प व्हेन द ब्रीडर डिजायर टू मेंटेन वैरायटीज। जब विभिन्नता या वैरायटीज चाहिए होती है तो फिर इनका यूज होता है। दस इन ब्रीडिंग ऑफ एपोमिक्टिक स्पीसीज द ब्रीडर हैज़ टू अवॉइड एपोमिक्टिक प्रोजनी व्हेन ही इज मेकिंग क्रॉस और प्रोड्यूसिंग इनब्रीड लाइन्स। बट वंस अ डिजायरेबल जीनोटाइप हैज बीन सिलेक्टेड इट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड मेंटेन्ड थ्रू एपोमिक्टिक प्रोजनी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है एपोमिक्सिस का। चलिए अब बात करते हैं फ्लावर की। अब हम यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, अ फ्लावर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स और देयर मॉडिफिकेशन, स्टेमेंस और पेस्टिल। अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ स्टेमेंस एंड पेस्टिल इज अ परफेक्ट और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमेंस और पेस्टिल दोनों पाए जाते हैं वो हमारा परफेक्ट या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाता है। स्टेमेंस जो होता है हमारा मेल पार्ट होता है, वहीं पेस्टिल जो है हमारा फीमेल पार्ट होता है। तो जिस फ्लावर में ये दोनों होते हैं वो फ्लावर हमारा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाता है। इफ़ इट कंटेन्स स्टेमेंस बट नॉट पेस्टिल इट इज़ नोन एज स्टैमिनेट फ्लावर।
अगर उसमें किसी फ्लावर में सिर्फ स्टेमेन है, पिस्टल एब्सेंट है, तो वो हमारा स्टेमिनेट फ्लावर होगा। इसी तरह सिर्फ पिस्टल जो है हमारा प्रेजेंट है और स्टेमेन हमारा एब्सेंट है, तो वो फ्लावर हमारा पिस्टिलेट कहलाएगा। स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर अकर ऑन द सेम प्लांट इन अ मोनोसियस स्पीसीज। जब दोनों तरह के मेल और फीमेल फ्लावर एक प्लांट में हमारे पाए जाते हैं तो वो प्लांट हमारा कहलाता है मोनोसियस। एक प्लांट में अलग अलग पाए जाते हैं वो हमारा मोनोसियस कहलाएगा। जैसे हमारा मेज, कैलोकोसिया, कास्टर, कोकोनट etc। लेकिन डायोसियस में क्या होता है कि डायोसियस में मेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा और फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा। इन डायोसियस स्पीसीज स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर अकर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे इसके एग्जांपल हैं पपाया, डेट पॉम। इन क्रॉप प्लांट्स मियोटिक डिवीजन ऑफ स्पेसिफिक सेल इन स्टेमेन एंड पिस्टिल यील्ड्स माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये जो फ्लावर्स होते हैं हमारे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, तो ये क्या करते हैं, ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फिर उन्हीं के फ्यूजन से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द स्पोर न्यूक्लियाई टू द प्रोड्यूस गैमेट। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इनका जब माइटोटिक या समसूत्री जिसे कोश का विभाजन कहते हैं इनका होता है, तो इनसे फिर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनसे फिर गैमीट्स का निर्माण होता है और फिर गैमीट्स का ही फ्यूजन होता है। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से फिर हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्स इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस while megaspores are produced in ovules। माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे एंथर्स पे प्रोड्यूस होते हैं और वहीं मेगास्पोर्स जो है वो हमारे ओव्यूल्स पे प्रोड्यूस होते हैं। और माइक्रोस्पोर के प्रोड्यूस होने की प्रक्रिया जो है वो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है और मेगास्पोर प्रोड्यूस होना हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ईच अदर हैज 4 पॉलन सैक्स। क्या होते हैं, 4 पॉलेंस होते हैं विच कंटेन न्यूमरस पॉलन मदर सेल्स। ईच पीएमसी या पॉलन मदर सेल जिन्हें कहते हैं अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल और माइक्रोस्पोर्स। मियोसिस होता है, फिर इनमें जितने भी मदर सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है और उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। यह 4 माइक्रोस्पोर से, एक माइक्रोस्पोर से फिर 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारी पॉलन मदर सेल है, एक सेल है हमारी, उसमें हमारा मियोसिस होगा। मियोसिस से फिर हमें 4 माइक्रोस्पोर्स प्राप्त होंगे और वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। दिस माइक्रोस्पोर्स मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन्स मेनली बाय थिकनिंग ऑफ देयर वॉल। और ये हमारे उसी पॉलन ग्रेन्स में मैच्योर हो जाएंगे। इसके बाद आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इन ओव्यूल्स। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, ओव्यूल्स में होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, अभी हमने आपको बताया था एंथर में। एंथर में जो पॉलन मदर सेल होगी उससे एक मदर सेल का जो है हमारा मियोसिस होगा, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में ये होता है हमारा ओव्यूल्स में, व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड अ ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल हमारा। अ सिंगल सेल इन ईच ओव्यूल डिफरेंशिएट इनटू अ मेगास्पोर मदर सेल। The megaspore mother cell undergoes meiosis to produce 4 haploid megaspore. 3 of the megaspore degenerate, leaving 1 functional megaspore per ovule. This complete megasporogenesis। तो इसमें क्या होता है, सेम ही प्रोसेस है। इसमें भी ओव्यूल के अंतर्गत भी जो हमारे पहले क्या होता है कि मदर सेल होती है, मदर सेल हमारी डिफ्रेंशिएट हो जाती है 2 मदर सेल में। फिर वो जो 2 मदर सेल्स होती हैं वो उनमें हमारा मियोसिस होता है। तो जैसे इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि एक सेल होती है, एक का मियोसिस होता है, तो कितनी बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इसमें क्या होता है पहले कि एक मदर सेल है वो हमारी डिवाइड हो जाती है 2 मदर सेल में। फिर जब 2 का हमारा मियोसिस होगा तो इसमें कितनी बनेगी, 8 सेल्स बनेंगी। कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, 8 सेल्स बनेंगी। जिसमें क्या होता है 3 ऑफ द मेगास्पोर डिजेनरेट, लिविंग 1 फंक्शनल मेगास्पोर। 3 जो है क्या होता है कि 3 मेगास्पोर्स हमारे डी फंक्शंस हो जाते हैं या डिजनरेट हो जाते हैं, वो फंक्शन लेस हो जाते हैं और एक ही बचता है। ये पूरी प्रोसेस हमारी कराती है मेगास्पोरोजेनेसिस।
ये देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, पहले हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, सबसे पहले मियोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बनी, फिर उनमें एक मियोटिक डिवीजन हुआ तो फिर 4 सेल्स बनी, और 4 सेल्स में एक सेल हमारा क्या हुआ, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, जो हमारा कहलाएगा माइक्रोस्पोर। और ये हमारी क्या है, पोलन मदर सेल्स। और अब हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि जो हमारा एक सेल्स बनी थी मेगा स्पोर मदर सेल से, उसमें मियोसिस हुआ तो 2 बनी, 2 के बाद हमारी फिर से मियोसिस हुआ उनमें और 4 सेल्स बनी। 4 सेल्स में 3 सेल्स क्या हुई हमारी, डिजनरेट हो गई या फंक्शन लेस हो गई, और एक हमारा मेगा स्पोर यहाँ पर क्या हुआ, बचा। अब है हमारा गैमेटोजेनेसिस। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मेल ऑर्गन की या स्पोरोजेनेसिस की, स्पोर्स के फॉर्मेशन की। अब हम बात करेंगे फीमेल ऑर्गन की या गैमीट्स के फॉर्मेशन की। तो गैमीट्स अब फॉर्मेशन होंगे, द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द माइक्रोस्पोर्स एंड द मेगा स्पोर्स। तो जो माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स बने से उनसे अब क्या होगा, गैमीट्स का निर्माण होगा। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों से, फीमेल स्पोर्स से फीमेल गैमीट्स का निर्माण होगा और मेल गैमीट्स से मेल गैमीट्स का निर्माण होगा। तो सबसे पहले माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, दिस रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमीट्स और स्पर्म। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इससे मेल गैमीट्स का निर्माण होता है, किसका, या मेल पार्ट्स का जिसे बात करें तो उसका निर्माण होता है। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द पॉलन the microspore nucleus divide mitotically to produce a generative and a vegetative tube nucleus. The pollen is generally released in the binucleate stage. When the pollen lands onto the stigma of the flower, it is known as the pollination. पॉलन कहाँ पर, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर में जो पॉलन होता है जो कि मेल गैमिट्स होता है, तो वो जब फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा स्टिग्मा जो है हमारा फीमेल पार्ट होता है, तो ये हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। शॉर्टली आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन जर्मिनेट्स। इसके बाद जब पॉलिनेशन हो जाएगा वो पॉलन क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। द पॉलन ट्यूब इंटर्स द स्टिग्मा एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल। जो पॉलन ट्यूब होगी वो कहाँ, स्टिग्मा में इंटर कर जाएगी और स्टाइल का निर्माण होगा। द जनरेटिव न्यूक्लियस नाउ अंडरगो अ माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स और स्पर्म। तो जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस बचा था एक, 3 तो हमारे डीजनरेटिव हो गए थे, तो वो हमारा अंदर जाएगा और माइटोटिक डिवीजन करेगा, कहाँ पर जाके, स्टाइल के अंदर जाके, और वहाँ पर फिर मेल गैमीट्स का निर्माण होगा। कितने मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स का निर्माण होगा। द पॉलन अलॉन्ग विद द पॉलन ट्यूब इज नोन एज द माइक्रोगैमेटोफाइट। पॉलन ट्यूब के साथ पॉलन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोगैमेटोफाइट। द पॉलन ट्यूब फाइनली इंटर्स द ओब्यूल थ्रू अ स्मॉल पोर। इसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब वही हमारी ओब्यूल में इंटर करेगी, और किसके द्वारा, ओब्यूल में किसके द्वारा इंटर करती है, माइक्रोपाइल के द्वारा। एंड डिस्चार्ज द 2 स्पर्म। जो गैमीट्स बने हैं, 2 स्पर्म बने हैं, उनको कहाँ पर, एम्ब्रायो में डिस्चार्ज कर देगा। तो ये हो गया हमारा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रोस्पोर जो बना था उसमें माइटोसिस हुआ, उसके बाद 2 सेल्स बनी समसूत्री कोश का विभाजन के बाद, एक जनरेटिव न्यूक्लियस हुआ और एक वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस। फिर इसके बाद क्या होता है कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, फिर से माइटोसिस होता है, तो 2 स्पर्म सेल्स या 2 गैमीट्स बनते हैं, और एक जो हमारा वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। इस तरह 3 हो जाते हैं, और ये जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है ये कहाँ पर इंटर करती है, ये हमारा इंटर करती है कहाँ पर, माइक्रोपाइल से होकर एम्ब्रायो के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, तो द न्यूक्लियस ऑफ अ फंक्शनल मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 4 और मोर न्यूक्लियाई। तो माइटोटिकली फिर से इनमें डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है और 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, कितने, 4। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड देयर अरेंजमेंट वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। जो इनका एक प्रकार से अरेंजमेंट होता है वो हर स्पीसीज में अलग अलग होता है, चारों न्यूक्लियाई का। तो इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स मेगा स्पोर न्यूक्लियस अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई। क्या होता है, 3 बार इनका क्या होता है, माइटोसिस होता है,
जिससे कितने 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। 3 ऑफ द दीज न्यूक्लियाई मूव टू वन पोल एंड प्रोड्यूस अ सेंट्रल एग सेल। जो इन 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है उनमें से 3 जो हमारे न्यूक्लियाई होते हैं वो सेंटर में जाते हैं और वहाँ पर एक सेल का निर्माण करते हैं, और 2 सिनर्जिड सेल का निर्माण होता है। और एक सिनर्जिड सेल इज सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द एग सेल। एक साइड पर एक सिनर्जिड सेल सिचुएटेड होती है। अनदर 3 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द अपोजिट पोल टू गिव राइज टू एंटीपोडल सेल। जो बाकी के 3 हमारे जो बचते हैं न्यूक्लियाई वो हमारे अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं। द 2 न्यूक्लियाई रिमेनिंग इन द सेंटर द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। द मेगा स्पोर दस डेवलप्स इनटू अ मैच्योर मेगा गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायोसैक फ्रॉम अ मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोसैक का निर्माण मेगा स्पोर से क्या कहलाता है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। द एम्ब्रायोसैक जनरली कंटेन्स 1 एग सेल। एक एग सेल होता है एम्ब्रायोसैक में, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, और सभी की सभी क्या होती हैं? हैप्लॉइड। और एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस डिप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस का पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ होता है, इसलिए वो हमारा डिप्लॉइड हो जाता है। देखिए यहाँ पर मेगा स्पोर है, एक मेगा स्पोर में माइटोसिस हुआ तो 2 सेल्स बनी, फिर उसमें एक बार माइटोसिस हुआ तो 4 बनी, और फिर एक बार हुआ, तो मतलब टोटल कितनी बार माइटोसिस होता है? 3 बार विभाजन होता है और उससे 8 सेल्स का निर्माण होता है। कितनी सेल्स का? 8 सेल्स का। 3 सेल्स जो है हमारी वो कहाँ चली जाती हैं? दोनों पोल्स की तरफ चली जाती हैं, और दोनों तरफ से एक एक जो है पोलर न्यूक्लियाई आके बीच में क्या बनाता है? हमारा पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। किसका? यहाँ पर जब एक इधर से आया न्यूक्लियस, एक इधर से, दोनों फ्यूज हुए, इसलिए ये हमारे क्या हो जाते हैं? डिप्लॉइड हो जाते हैं। बाकी के ये सब हमारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इनमें से एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड सेल होता है, और ये जो अदर पोल के साइड होते हैं ये हमारे एंटीपोडल सेल होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि मेगा स्पोर्स बने। मेगा स्पोर्स जो हमारे शुरुआत में बने थे, एक मेगा स्पोर्स बना था, 3 हमारे डिजनरेट हो गए थे। अब उस मेगा स्पोर में 3 बार डिवीजन हुआ। कितनी बार? 3 बार माइटोसिस डिवीजन हुआ और 8 सेल्स बनी। कितनी सेल्स बनी हमारी? 8 सेल्स। तो जो पहला विभाजन से हमारी 4 सेल्स बनी थी उनके 3 न्यूक्लियस एक तरफ चले जाते हैं, एक पोल की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक एग सेल बनाता है और 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। क्या होते हैं? सिनर्जिड सेल होते हैं। और जो उनमें से एक न्यूक्लियस बचा होता है वो हमारा सेंटर पे चला जाता है। इसके बाद जो दूसरा विभाजन होता है उनसे 4 सेल्स बनी होती हैं, तो उनमें से भी 3 सेल्स हमारी एक तरफ चली जाती हैं जो हमारी एंटीपोडल सेल बनाती हैं, एंटीपोडल सेल। और जो एक होता है वो बीच में आ जाता है, और दोनों हमारे बीच वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज करके हमारे क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो अब हम सिग्निफिकेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेक्स इट पॉसिबल टू कंबाइन जीन्स फ्रॉम 2 पेरेंट इनटू अ सिंगल हाइब्रिड प्लांट। Recombination of these genes produce a large number of genotypes. This is an essential step in certain variation through hybridization. Hybridization में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम आता है। जो विभिन्न तरह की वैरायटीज होती है जब उनका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फ्यूजन कराते हैं, तो उसमें दोनों के क्या होते हैं? कैरेक्टर्स एक में आ सकते हैं, एक में हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर प्लांट ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लगभग पूरी की पूरी प्लांट ब्रीडिंग हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है। इवन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी या एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने वाली वैरायटीज में भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा एडवांटेज ही देता है। जैसे हमारा शुगर केन पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अगर इनमें हम क्या करते हैं? सेक्सुअली प्रोड्यूस करके या सीड से हम इनका रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे लिए एक प्रकार से बेनिफिशियल होता है। वो महंगा हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, करेक्टर के वाइज या अन्य बेसिस पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और इसी तरह हम डिस्क्रिप्टिव की वीडियो आपको देंगे और ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ भी चालू रखेंगे। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जहाँ पर हमने आपको समझाया है।
तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये कैटेट के लिए भी या जेआरएफ के लिए भी और कई जगह के लिए, या आप अगर कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, हम उस पर आपको बना के देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।